वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज मैथ का सेट 26 है। इसमें पहला क्वेश्चन, यदि ए और बी पूरक कोण है, यानी जब पूरक कोण बोला जाता है तो इसका मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री का होगा। यानी ए और बी अगर पूरक कोण है तो दो कोणों का योग 90 डिग्री। अगर समपूरक या अनुपूरक बोलता, समपूरक या अनुपूरक, तब इस दोनों कोणों का जो योग होता वो होता 180 डिग्री का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए बी पूरक कोण है तो इसका मतलब दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसमें ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन का मान बताना है। जब भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू रहेगा, यानी मान जो निकालना रहेगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, थीटा का कोई भी मान पुट कर देंगे उसमें। तो यहाँ पे ए प्लस बी 90 डिग्री है तो हम अपनी सुविधा के अनुसार ए के बदले में भी 45 डिग्री ले लेते हैं और बी के बदले में भी 45 डिग्री लेते हैं। तो 45 45 90 भी हो जाएगा। हम चाहे तो हम लोग 30 60 भी लेंगे, लेकिन 30 60 पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसीलिए हम 45 45 ही लिए। यानी ए के बदले में भी 45 डिग्री लिए और बी के बदले में भी 45 डिग्री ले लिए। तो अगर हम ए के बदले में 45 लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, यानी इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन बी यानी ये 1/√2 माइनस टेन ए टेन बी, यानी टेन 45 भी एक और टेन 45 यहाँ भी एक, प्लस सेक स्क्वायर ए, यानी सेक 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर बी, यानी कॉट 45 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से ये 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा और -1 प्लस 2 -1। तो ये -1 प्लस 2 को हटा देगा, यहाँ तक 0 हो गया और 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालना रहेगा तो हम लोग थीटा का कोई भी मान पुट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए, अगर कहीं पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा रहे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तब जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम मान, वो क्या हो जाएगा, √A² प्लस B², यानी ये निगेटिव में मिनिमम वैल्यू। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका जो आंसर होगा वो √A² प्लस B², ये पॉजिटिव में। ये कब, जब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा रहे। अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा रहे, अगर हम इसमें बोल देते कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, यानी ए साइन स्क्वायर थीटा बी प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन दिया जाए और जिसमें एक कंडीशन और आ जाए कि ए बड़ा है बी से, तो जो मिनिमम मान होगा वो ए और बी में जो छोटा मान होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और जो बड़ा मान होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। तो इसमें अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 2 और 3 में कौन छोटा है, 2, तो यानी इसका जो मिनिमम मान होगा वो 2 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम मान बोलता तो 2 और 3 में मैक्सिमम 3 है, तो यानी मैक्सिमम मान कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया रहे तब मिनिमम मान होता है -√A² प्लस B² और मैक्सिमम मान प्लस √A² प्लस B²। और अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहे तब उस दोनों में ए और बी में जो छोटा होगा वो मिनिमम मान और जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम मान। अब नेक्स्ट आते हैं, एक रेखाखंड में 3 बिंदु ए ओ बी है। जैसे कोई रेखाखंड ले लेते हैं, इस पे 3 बिंदु ए, यहाँ पे ओ और ये बी, 3 बिंदु ए ओ बी हो गया। अब क्या बोले, सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर स्थित नहीं है, सी ए ओ बी पर नहीं, और ए ओ सी 40 डिग्री, तो इसका मतलब हम सी को यहाँ रख लेते हैं, तब ये जो ए ओ सी होगा वो 40 डिग्री हो जाएगा, ये ए ओ सी 40 डिग्री। और ओ एक्स ओ वाई ए ओ सी के आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक है, यानी ओ एक्स जो है ए ओ सी का आंतरिक द्विभाजक है। कहने का मतलब, यानी ये जो ए ओ सी कोण है इसका आंतरिक द्विभाजक कौन हो गया, ओ वाई, ओ एक्स, और इस ए ओ सी का जो बाहरी द्विभाजक हो गया वो क्या हो गया, ओ वाई।
ओ एक्स और ओ वाई ए ओ सी के क्रम से आंतरिक और बाह्य द्विभाजक हो, यानी ओ एक्स अगर आंतरिक द्विभाजक है, ओ ए अगर बाह्य द्विभाजक है, तब बी ओ वाई का मान पूछ रहा है, यानी बी ओ वाई। जैसे ये जब 40 डिग्री था तो ये पूरा मिलकर 140 डिग्री हो जाएगा। ये इधर वाला कोण 140 डिग्री, किसी रेखा पर एक ही ओर का बना कोण 180 डिग्री का होता है। अगर ये 40 डिग्री हो गया तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। 140 डिग्री में ये जो ओ वाई है उस कोण को द्विभाजक है, इसका मतलब ये दो बराबर भागों में बांटेगा तो 70 डिग्री में बांट देगा। तो बी ओ वाई पूछ रहा है, तो बी ओ वाई कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे 4x बराबर सेक थीटा दिया गया है और 4y(x) बराबर कितना दिया गया है, tan थीटा। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ये अगर पहला तरीका ये होगा कि पहले हमें स्क्वायर करके उसके बाद जैसे अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं तो दोनों बल, क्योंकि एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 16x² बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 16/x² बराबर tan स्क्वायर थीटा। यानी ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम एक में से 2 घटाएंगे इसलिए ताकि x² माइनस 1/x² आ जाए, तो अगर हम समीकरण यानी 16x² माइनस 16/x² यानी LHS को LHS से घटा देते हैं और RHS को RHS से घटा देते हैं, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। और इधर क्या आ जाएगा, अगर हम 16 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 1/x²। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, 8x² माइनस 1/x²। तो इसका हम क्या करते हैं, 2 से दोनों बल डिवाइड कर देते हैं, यानी इधर भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब आ गया 8x² माइनस 1/x² क्या आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा तरीका आपके पास ये होगा कि हम थीटा का कोई भी मान रख के 4x का वैल्यू निकाल लेंगे और ये वही मान यहाँ भी रख के 4x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो भी 1/2 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए 2 बिंदु PQ हैं। जैसे ये 10√3 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से 2 बिंदु देखा गया, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, यानी P इसको मान लेते हैं और Q इसको मान लेते हैं, PQ है। यदि उन बिंदुओं का अवनमन कोण परस्पर पूरक है और PQ 20 डिग्री यानी ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बिंदु P से उस भवन की दूरी निकालना है, यानी बिंदु P से इस भवन की दूरी निकालना है, यहाँ तक दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फार्मूला जान लेते हैं। जैसे अगर कहीं भी पूरक कोण का बात करें, एक भवन है, इस भवन से 2 बिंदु देख रहे हैं, एक बिंदु x मीटर की दूरी पर है और एक बिंदु इस भवन से y मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और ये परस्पर, ये दोनों बिंदु जो है परस्पर पूरक कोण बनाती है। तो कहने का मतलब है ये थीटा कोण बना रही है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अगर परस्पर पूरक कोण बना रही होती है तो अगर इस बिल्डिंग का ऊंचाई निकालना हो, हाइट, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, √xy। ये फार्मूला होता है जब भी पूरक कोण का बात करें, तो जिसमें जो हाइट बराबर हो जाएगा √xy, यानी भवन से दोनों बिंदु के बीच की दूरी का √। तो यहाँ पे हम इसको अगर हम x मानते हैं, ये हम x मान लिए, अब हम मिला देते हैं इसको और इसको। ठीक है, तो ये दोनों कोण पूरक है, यानी ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। जब भी पूरक कोण का बात आए तो ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे, यानी h कितना दिया गया, 10√3 बराबर ये दूरी x हो जाएगा इंटू, और ये दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो x + 20 हो जाएगा, यानी x + 20, यानी ये अंदर रूट में। अगर इस अंदर रूट को हटाएंगे तो ये इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 100 और 3 यानी 300 बराबर x इंटू x + 20, x इंटू x + 20। तो अगर हम यहाँ पे द्विघात समीकरण आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर हम
x के बदले में 10 रखेंगे 10, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। 10 गुने 30 300 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का जो मान आया वो कितना आ गया, 10 आ गया। जब x का मान 10 आया तो बिंदु P का दूरी क्या हो जाएगा, इस भवन से बिंदु P का दूरी 10 + 20 30 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, जब भी पूरा कोण का बात करें तब हाइट बराबर हो जाएगा √xy, यानी दोनों बिंदु के दूरी, यानी भवन से दोनों बिंदु का दूरी का अंडर रूट। नेक्स्ट आते हैं, जैसे 5 cos थीटा + 12 sin थीटा बराबर 13 दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे 5 sin cos थीटा + 12 sin थीटा बराबर 13 दिया गया है। अगर a sin थीटा + b cos थीटा बराबर c दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर इस c को हम काट के इधर लाएंगे तो a/c sin थीटा हो जाएगा + b/c cos थीटा हो जाएगा बराबर 1। तो ये जो a/c होगा ये sin थीटा का मान होगा। sin थीटा का मान इसलिए होगा क्योंकि, और ये जो b/c होगा वो क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान होगा। ये sin थीटा का मान इसलिए होगा क्योंकि sin थीटा गुने sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, और ये जो cos थीटा इंटू cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसीलिए ये जो मान होगा वो sin थीटा का हो जाएगा, और ये जो मान होगा यानी sin थीटा के साथ जो मान लगा रहेगा वो sin थीटा का होगा, और cos थीटा का जो मान लगा रहेगा वो cos थीटा का होगा। अगर हम इस 13 को काट के इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/13 cos थीटा + 12/13 sin थीटा बराबर 1, क्योंकि 13 को तो काट के इधर ले आए। तो जो ये वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, cos थीटा का, और ये जो वैल्यू होगा वो sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यानी ये वैल्यू cos थीटा का और ये वैल्यू sin थीटा का होगा। तो अब मैं tan थीटा का मान पूछा है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा कितना आ गया, 12/13, और cos थीटा 5/13। तो ये 13 से 13 कट गया, तो यानी 12/5, यानी इसका जो आंसर होगा वो 12/5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, sin थीटा + cos थीटा sin थीटा + cos थीटा बराबर √2 cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। तो क्या चीज़ निकालना है, cot थीटा का मान निकालना है। अगर cot थीटा का मान निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों बगल sin थीटा से भाग दे देंगे। दोनों बगल क्या करेंगे, sin थीटा से भाग देंगे। तो अब अगर हम sin थीटा से भाग देंगे तो ये sin थीटा, ये जो sin थीटा आएगा दोनों इसमें भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो sin थीटा बटा sin थीटा क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा बटा sin थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर, ये sin थीटा कैंसिल होगा बराबर √2। तो cot थीटा कितना आ गया, √2 - 1, यानी ये cot थीटा का मान, यानी इसका जो आंसर होगा वो √2 - 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोनों बगल sin थीटा से भाग देने पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। कहने का मतलब है, अगर हीरा का जो भार है अगर 2 kg है तो जिसका मूल्य होगा तो वो 4 kg हो जाएगा। यानी जो मूल्य है वो भार का वर्ग हो जाता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाता है और उनके भार का अनुपात 1:2:3 था, यानी जब हम काटे उसको हीरा को तब ये किस अनुपात में आया, 1:2:3। इसका मतलब मूल हीरा कितना kg का होगा, जब हम इसको 3 अनुपात में काटते, भार को 3 अनुपात में, यानी ये 1 kg, ये 2 kg और 3 kg में, तो उसका टोटल मूल हीरा का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी 6 kg के हीरा को हम लोग क्या किए, 1:2:3 में बांट दिए, काट दिए। अगर हीरा का मूल वजन 6 kg था तो यहाँ पे उसको मूल रुपया कितना लगना चाहिए, 36, क्योंकि जो हीरा का मूल होता है उसके भार के वर्ग होता है। अगर हीरा का वजन अगर 6 kg था
यानी ये वज़न का बात करें, अगर मूल हीरा का वज़न अगर 6 kg था, यानी उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 36 रुपया हो जाएगा। अगर जब हम इसको काट दिए 1:2:3, तो यहाँ उसको कितना रुपये मिलेगा, 1 रुपये यहाँ मिलेगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ इसका जो मूल्य होगा वो 4 रुपया हो जाएगा, और यहाँ इसका जो मूल्य होगा वो 9 रुपया होगा। तो काटने के बाद टोटल मूल्य कितना हो गया, 9 4 12 1 13 रुपया हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, इस प्रकार काटने के बाद हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो अब आते हैं, हीरा का जो मूल्य था वो 5184, अनुपात में 36 था, तो 36 का वैल्यू कितना दिया गया है, 5184। हीरा का जो अनुपात में मूल्य था वो कितना था, 36, और ये 36 का वैल्यू 5184, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5184/36। तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, काटने से हुई हानि। तो अनुपात में ही हम हानि निकाल लेते, कितना का हानि हुआ, तो अनुपात में कितना का हानि हुआ, सॉरी 9 4 13 1 14 रुपया होगा ना, यहाँ पे 9 4 13 1 14, यानी तो अनुपात में कितना का हानि हुआ, 22 रुपया का हानि हुआ। तो अनुपात में 22 रुपया का हानि हुआ, तो 22 का वैल्यू निकाल लेंगे। 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5184/36 गुने 22। अगर हम ये 22 में देखें तो ये 22 में 11 का मल्टीपल दिख रहा है, तो इसका मतलब जब हमें क्वेश्चन में 22 का मल्टीपल दिख रहा है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी 22 का मल्टीपल दिखना चाहिए। यानी 22 का मल्टीपल बोले तो 2 और 11, यानी 2 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल रहना चाहिए ऑप्शन में। तो सी नंबर ऑप्शन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 21 स्थान में 5 है। अगर हम 11 का मल्टीपल चेक करें तो 8 3 11 और 8, यानी इसका जो अंतर आ रहा है 3 आ रहा है, नहीं हो पाएगा। 6 3 9 और 8, इसका अंतर 1 आ रहा है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे 8 1 9 और 6 3 9, यानी इस दोनों का अंतर 0 आ रहा है। तो जो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन डी है, तो हम डायरेक्ट टिक आउट कर देंगे आंसर को। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ओ एक्स ओ वाई पर लंब है, यानी ये जो ओ एक्स है वो ओ वाई पे लंब है। एक फ्रेश फिगर बना लेते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसमें एक्स वाई ये हो गया, और ये केंद्र ओ है, और ये जो ओ एक्स है ये जो ओ वाई पे लंब है, यानी ये जो है वो 90 डिग्री है। ओ एक्स ओ वाई पे लंब है, यदि उसमें एक्स ओ वाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 दिया गया है। अब आते हैं, जैसे अगर हम इसका त्रिज्या आर मानेंगे तो ये भी त्रिज्या आर हो जाएगा। अगर हम इस, क्योंकि ये भी वृत्त के लिए त्रिज्या हो गया और ये भी वृत्त के लिए त्रिज्या हो गया, और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार भी आर है और ऊंचाई भी आर है। ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार से मतलब है। तो ये क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 32। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64। ये 2 उधर जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी त्रिज्या जो है 8 आया, तो वृत्त का जब त्रिज्या 8 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर यानी 88 64 पाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया। ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, इसमें हम लोग क्या किए, बीसी जो भुजा था इसको डी तक बढ़ा दिए। यदि ए सी डी 108 डिग्री, यानी ए सी और डी, यानी ये जो कोण दिया गया वो 108 डिग्री का दिया गया है, और एंगल बी बराबर हाफ ऑफ एंगल 2A, यानी ए को अगर हम 2A मानेंगे यानी 2 थीटा, ए को अगर हम 2 थीटा मानेंगे तो बी कितना हो जाएगा, थीटा, यानी बी जो है ए का आधा है। तो एंगल ए ज्ञात करना है। तो किसी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा, यानी ये बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। बाह्य कोण 108 डिग्री दिया गया है, यानी 3 थीटा बराबर 108, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 36, यानी थीटा 36। तो एंगल ए निकालना है, एंगल ए 2 थीटा था, तो 36 गुना 72, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं,
4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं। यानी दो वृत्त हैं, एक वृत्त 4 सेंटीमीटर का है और एक वृत्त 9 सेंटीमीटर का है, और दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं। ये किसी बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं दोनों वृत्त, ये स्पर्श बिंदु हो गया। उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पी क्यू बिंदु पर स्पर्श करते हैं। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है पी क्यू, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो पी क्यू भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले अगर हमें भुजा पी क्यू निकल जाएगा तो उसके बाद उसका वर्ग का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये स्पर्श रेखा पी क्यू का लंबाई निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, जैसे कोई दो सर्कल, ये एक सर्कल रहा, ये एक सर्कल ये रहा, कोई दो सर्कल जिसका त्रिज्या R1 और R2 दिया जाए, जिसका त्रिज्या R1 R2 और इसके केंद्रों के बीच का जो दूरी है वो D दिया जाए, तब जो स्पर्श रेखा का लंबाई होता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का जो लंबाई होता है वो होता है अंडर रूट D का स्क्वायर, यानी केंद्रों के बीच का दूरी का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो इस वृत्त का जो त्रिज्या दिया गया है वो एक का त्रिज्या 4 दिया गया है और एक का त्रिज्या 9 दिया गया है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कराए, इसका मतलब उसके केंद्रों के बीच का जो दूरी है वो कितना आ जाएगा, 9 4 13। अगर हम स्पर्श रेखा का लंबाई निकालेंगे, स्पर्श रेखा का लंबाई, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट D का स्क्वायर। तो इसके D जो होगा, ये दोनों तो स्पर्श कर रहा है, उसका जो D होगा दोनों के त्रिज्या का योग, यानी 9 4 13 का स्क्वायर। फिर R1 माइनस R2, यानी 9 में से 4 गया तो 5 का स्क्वायर। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर 13 5 दिया गया है तो इसका मतलब जो स्पर्श रेखा का लंबाई आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू का लंबाई 12 सेंटीमीटर। जब पी क्यू का लंबाई 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा 12 का स्क्वायर 144, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो जब स्पर्श रेखा का लंबाई निकल जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल इजी वे में निकल जाएगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का जो लंबाई होता है वो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, एक वृत्त के बिंदु ए तथा बी पर एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त में बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक PA और एक PB, यानी एक PA रेखा खींची गई है और एक PB स्पर्श रेखा खींची गई है। O इस वृत्त का केंद्र है, यानी उस वृत्त का जो केंद्र है वो O है। अगर AOP 60 डिग्री है, AOP यानी ये AOP यानी ये जो है ये 60 डिग्री दिया गया AOP, तो APB पूछ रहा है, यानी APB ये पूरा एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आते हैं, अगर हम ये ब्लू वाला ट्रायंगल का बात करें OPA का, ये OPA, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा यानी ये स्पर्श रेखा है AP और स्पर्श रेखा पर केंद्र द्वारा समकोण बनता है, तो यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री तो ये कितना जाएगा 30 डिग्री, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, उसी तरह 30 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल P का जो मान है वो 30 + 30 60 आ जाएगा, यानी APB का जो मान आया वो 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, N भुजाएं वाले एक समभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दोगुना है। तो जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण वो क्या होता है N - 2 × 180/N, और प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, प्रत्येक बाह्य कोण वो क्या होता है
360/n। प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180/n और प्रत्येक बाह्य कोण 360/n। तो जो ये आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण का दोगुना है। तो हम क्या करेंगे, बाह्य कोण को 2 से गुना करके बराबर कर देंगे। अब आती है 18 से, ये 180 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये n कट जाएगा, तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 उधर, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 6, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक समचतुर्भुज PQRS की एक भुजा PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और जैसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। ये PQRS समचतुर्भुज है, ये PQRS, और PQ का लंबाई 6, यानी इसका मतलब सारा भुजा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यदि PQR 20 डिग्री दिया गया, यानी ये 120 डिग्री दिया गया है, तो QS की लंबाई पूछ रहा है, यानी ये विकर्ण का लंबाई, ये QS की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देख, एक चतुर्भुज का प्रॉपर्टी देखते हैं समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज में क्या होता है, अगल बगल के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे ABCD का अगर हम बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर जो होगा वो 180 डिग्री, यानी अगल बगल के कोणों का योग 180 डिग्री। अब BC का जो योग होगा एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। उसी तरह एंगल C और एंगल D का योग 180 डिग्री, और एंगल D और एंगल A का योग 180 डिग्री, यानी अगल बगल के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये अगर टोटल 120 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और एक चीज़ और, अगल बगल के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और साथ ही साथ आमने सामने का कोण बराबर भी होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री होगा। उसके बाद जो विकर्ण होता है वो उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कोण को। यानी ये OS विकर्ण है तो यानी ये 60 डिग्री में विभाजित होगा, और ये भी 60 डिग्री में विभाजित हो जाएगा। विकर्ण जो है कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर हम अब PQS यानी ये ब्लू वाला त्रिभुज का बात करें तो इसमें तीनों कोण 60 डिग्री आ गए, यानी ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री आ गए। जब तीनों कोण 60 डिग्री, इसका मतलब वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये 6 तो ये 6 तो ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगा। तो हमें QS का लंबाई ही निकालना था, तो QS का लंबाई तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर ही आएगा। तो पहला जो था इसमें रूल, वो दो अगल बगल के कोणों का योग 180 डिग्री और आमने सामने कोण बराबर होता है, तो इससे हम निकालिए सब कोण 60 डिग्री का आ गया। जब सब कोण 60 डिग्री का आया तो सारा भुजा बराबर भी होगा। नेक्स्ट, 2:15 अपराह्न के समय किसी घड़ी के घंटे और मिनट के स्पीड के बीच कितना डिग्री कोण बनता है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला देख लेंगे, 11/2m = 30h प्लस माइनस एंगल, यानी प्लस माइनस एंगल इसलिए लिखे, अगर प्लस से आंसर नहीं आए तो हम माइनस से आंसर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला से हम सवाल को बना सकते हैं। यानी m किसको बोध कराता है, मिनट को बोध कराता है, और h किसको बोध कराता है, घंटा को बोध कराता है, आवर को बोध कराता है। तो यहाँ पे मिनट 15 दिया गया है, यानी 11/2 × 15 बराबर 30, और हाइट आवर कितना दिया है, 2 प्लस माइनस एंगल। तो 11 और 15 गुना करेंगे तो 165/2। इसको क्या करते हैं, पॉइंट में ही ले आते हैं, यानी 165/2 क्या ले सकते हैं, 82.5 = 60 प्लस माइनस एंगल। तो यहाँ पे प्लस से ही आंसर आएगा, माइनस से आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस को हटा देते हैं। तो एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस होगा तो एंगल बराबर क्या आ जाएगा, 82.5 में से अगर 60 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5, यानी 22.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, 11/2m = 30h प्लस माइनस एंगल। यानी यहाँ प्लस आंसर आ गया तो ठीक है, अगर प्लस आंसर नहीं आता तो हम लोग माइनस आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं का लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो तीसरी भुजा A सेंटीमीटर है, तो A का मान क्या होगा। तो हम लोग एक त्रिभुज में फार्मूला पढ़ते हैं कि जो त्रिभुज के
दो भुजा का योग है, जैसे मान चलिए ABC 3 भुजा का लंबाई दिए, तो जो दो भुजा का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी A और B का जो योग होगा यानी ये जो योग होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और AB का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा और योग होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इसका मतलब एक भुजा की लंबाई 4 और एक भुजा की लंबाई 10 दिया गया है, तो इसका अंतर क्या आ गया? 6। अंतर 6 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरी भुजा होगा वो 6 से बड़ा होगा, और योग कितना आ गया? 14। इसका मतलब जो तीसरी भुजा होगा वो 14 से छोटा होगा, यानी जो A का मान होगा वो 6 और 14 के बीच में लाई करेगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। ये जो सवाल है इसको लॉजिकली सोचना है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या लेते 0.2, ठीक है, एक और संख्या लेते 1/0.2, तो कौन संख्या बड़ा होगा? डेफिनेटली ये संख्या बड़ा होगा, क्योंकि 0.2 तो रहने देते हैं। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 10 जाएगा, तो यानी 2 पंचे 10, यानी ये 1/0.2 के आ गया 5 आ गया। तो हम इस दोनों में आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो दशमलव में जो बटा वाला रहता है वो संख्या क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो y होगा वो x से बड़ा होगा, y जो होगा वो x से बड़ा होगा। तो y जो है x से बड़ा एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी y x से बड़ा एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो हम इस आधार पर डायरेक्ट आंसर इसका D टिक आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। XY तल में P तथा Q दो ऐसे बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 0 और 5 4 दिया गया है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1 हो और दूसरा बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 हो, तो जो AB के बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको x1 और इसको y1 मानते हैं और इसको x2 और इसको y2 मानते हैं, तो जो ये PQ का दूरी आएगा वो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का यानी 5 निकल जाएगा। यानी जो PQ का लंबाई आया वो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो PQ त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब जब त्रिज्या PQ यानी त्रिज्या जब 5 सेंटीमीटर होगा तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर यानी 25 पाई। r स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर 25 पाई। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे अगर कहीं पे आपके पास x + 1/x बराबर a दिया गया है, तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा? x² + 1/x² क्या हो जाएगा? a² - 2। और x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा? a³ - 3a, ठीक है। उसी तरह से अगर x - 1/x बराबर अगर a दिया गया हो तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा? a² + 2, ठीक है। और x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा? x³ प्लस नहीं, x³ माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे x³ - 1/x³ क्या आ जाएगा? a³ + 3a, ठीक है। ये फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब उसी तरह से जब x⁴ + 1/x⁴ कितना दिया गया है? 23, तो x² + 1/x² क्या होगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि x² + 1/x² 5 होगा।
तभी तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 प्लस 1 एक्स पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 25 माइनस 2 यानी 23 आ जाएगा। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 5 आ गया तो एक्स माइनस 1 एक्स क्या होगा, एक्स माइनस 1 देखिए एक्स माइनस 1 ए होता है तो एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब हम किसका स्क्वायर प्लस 2 ये है, √3 का स्क्वायर प्लस 2 है ना, ये 5 किसका स्क्वायर प्लस 2 है, √3 का स्क्वायर प्लस 2। ये हम √5 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 2। ये इसका मतलब ये एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, सॉरी एक्स माइनस 1 ये जो एक्स माइनस 1 होगा वो क्या होगा, √3। तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। जब एक्स माइनस 1 √3 आ गया तो एक्स माइनस 1 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, √3 का स्क्वायर यानी 3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस सवाल को ये फार्मूला पे इस फार्मूला का अच्छे तरह से याद कर लेंगे, इस पे डायरेक्ट बहुत सारा सवाल बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे इस टाइप का सवाल जब भी आए, जैसे अंडर रूट का भी इस तरह से सवाल आ जाए 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, इस तरह से कभी भी सवाल ये इन्फिनिटी तक जाए तो कुछ नहीं करना है, इस 12 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 आए। तो 4 तिया 12, 6 दूना 12 में नहीं तोड़ सकते क्योंकि इस दोनों का अंतर 4 आ रहा है, तो अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। तो इस दोनों को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि अंतर 1 आए, तो 4 3 में टूटेगा। अगर प्लस साइन दिया है तो बड़ा वाला आंसर इसका हो जाएगा, अगर माइनस साइन रहता तो छोटा वाला संख्या उसका आंसर हो जाता। तो उसी तरह से इस 6 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करने पे 6 और अंतर 1 का होना चाहिए, तो 2 तिया 6, 2 गुना 3 में टूटेगा 6। प्लस साइन दिया है तो बड़ा वाला संख्या यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस साइन रहता तब 2 आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है तो यानी बड़ा वाला संख्या 3 आंसर इसका हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है x प्लस 1/x बराबर कितने दिया गया, 3 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर a तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ए क्यूब माइनस 3a। तो उसी तरह x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 3 में 2 गया 7, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 3 दूना 6 यानी 21 आ जाएगा। ठीक है, इतना के बाद एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुने एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करते हैं, इसको करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 गुने 21। अब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब अगर गुना होगा तो एक्स पावर 5 हो जाएगा, जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, प्लस अब ये एक्स स्क्वायर को 1/x क्यूब से गुना करेंगे तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स पावर 2 है, नीचे में एक्स क्यूब है तो 1/x हो जाएगा। अब ये 1/x स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो एक्स बचेगा, और अब ये 1/x स्क्वायर को 1/x क्यूब से गुना करेंगे तो 1/x पावर 5 बचेगा, यानी बेस सेम रहने पर पावर जुट जाता है, बराबर 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 147। अब हमें क्या निकालना है, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 ये निकालना है, और x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो 3 दिया गया है, बराबर 147। तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 क्या हो जाएगा, 144। कहीं गलती के 1 मिनट, ए क्यू माइनस 3 करेंगे तो 27 माइनस 3 तिया 9, ए क्यू माइनस 3 है ना, तो 27 माइनस 3 तिया 9 यानी 18 9 27, यहाँ पे 18 होगा। अगर यहाँ 18 होगा तो यानी 18 यहाँ भी होगा, 18 सत्ते 126, यहाँ पे 126, यहाँ पे भी, और माइनस 3 होगा तो 123, यानी यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 126, यहाँ भी 126, तो 126 में से 3 जाएगा तो 123, यानी इसका जो आंसर होगा x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 ये 123 हो जाएगा।
ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है। अगर ये सवाल समझ में आए तो इसको एक बार फिर से देख लेना है, ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।